नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज में अगली सीरीज पर्यावरण अध्ययन की। और यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपयोगी होंगे आपके आने वाले टेट एग्जाम के लिए, जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। तो हमारे देश में मिर्च को लाने वाले जो व्यवसायी थे वो कहाँ से आए थे? कहने का मतलब है कि जो मिर्च हम देखते हैं, लाल मिर्च जिसको उपयोग हम भोजन पकाने में करते हैं, ये कहाँ से हमारे देश में आई? तो जैसे अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, जो मसाले हैं, जो कुछ दूसरे देशों से हमारे देश में आए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है मिर्च के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, या फिर यहाँ पर बात की जाए अफ़गानिस्तान से। तो यहाँ पर देखिए मिर्च जो है जिसका उपयोग हम भोजन पकाने में करते हैं, ये यहाँ से आने वाली है दक्षिण अमेरिका से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मिर्च के मूल उद्गम देश की, तो वो अमेरिका का मैक्सिको जो होगा वो यहाँ माना जाता है। और दक्षिण अमेरिका का जो मैक्सिको सिटी है, यहाँ से कुछ व्यापारी जो थे वो हमारे देश में आए थे, जो कि मिर्च का व्यवसाय करते थे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आई थी। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन है। यहाँ पर छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन क्या होगा? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं छात्रों के लिए सीखने का जो प्रमुख संसाधन होगा वो यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी, जिसमें विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे, प्रोजेक्ट निर्माण, उपरोक्त सभी यहाँ पर शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। तो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण कौन है? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक बुराइयों का जो उदाहरण होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बाल विवाह, दहेज या बाल श्रम सभी सामाजिक बुराई के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें अगले प्रश्न को। तो यहाँ पर है वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वनस्पति कोशिका और जो हमारी जंतु कोशिका होती है, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, दोनों में अंतर होता है कोशिका भित्ति का। और वनस्पति जो कोशिका होती है उसमें एक भित्ति होती है जो कि बनी होती है सेल्यूलोज की। और ऑप्शन ए इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर है चाय, कपास, जूट, रबर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा सुनहरा रेशा या स्वर्णिम रेशा जो है वो जूट पटसन को कहा जाता है। विकल्प सी होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पर राजस्थान, तमिलनाडु, असम, या फिर उत्तर प्रदेश। तो बिहू जो है ये भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है और उत्तर सी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक के नाम कौन है? यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के लेखक पूछे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और विकल्प ए होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके के ढंग दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए खाना पकाने के ढंग या तरीके दिए गए हैं, जैसे सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेंक कर, तल कर, भून कर, या फिर है उबाल कर, गूंथ कर या भून कर। तो देखिए भोजन को हम पकाते हैं तो पकाने के लिए हम जो कुछ तरीके अपनाते हैं, तो जिसमें से प्रमुख तरीके जो होते हैं वो होते हैं सेंक कर, तल कर, या फिर भून कर। तो यहाँ पर विकल्प सी जिसमें बताया है सेंक कर, तल कर, या फिर भून करके, तो इन तरीक़ों से हम भोजन को पकाते हैं। ये तरीके हमारे लिए ठीक हैं। आगे देखिए, आगे बात करें पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है, और जब भी हमारे
सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जा कर के लिंगहू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो देखिए, हर क्षेत्र के हिसाब से जो भोजन है वो पसंद अपनी अपनी हो सकती है। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके का भोजन व्यंजन के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे देश में तो सांप को भोजन के रूप में नहीं खाते, परंतु यहाँ पर कहाँ का विद्यार्थी ये हो सकता है जो सांप को भोजन के रूप में लेता है? तो असम, उड़ीसा, हांगकांग, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो छात्र है ये निश्चित रूप से हांगकांग का विद्यार्थी है, जहाँ पर लिंगहू फैन जो डिश है ये यहाँ की हांगकांग की एक प्रसिद्ध डिश है। चलिए, बी विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता सबसे ज़्यादा होती है? यानी कि प्रचुरता का मतलब ही होता है ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला। दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का या फिर सेब, दही, मांस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता सबसे ज़्यादा होगी वो होगी यहाँ पर सोयाबीन, चना और मक्का में। तो देखिए, सोयाबीन जो है एक ऐसा वर्ग है, सोयाबीन, जहाँ पर प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। अब बाकी हम दूध में भी कह सकते हैं, अंडे में भी होता है ना, दही में भी प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सोयाबीन है वो सिर्फ हमारा विकल्प सी में दिया है। यहाँ पर चना और मक्का भी दिया है, तो इनमें भी कुछ प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो भी होती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाते हैं? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या फिर थायमिन। तो देखिए, चावल को पॉलिश करने पर जो विटामिन B1 होता है वो नष्ट हो जाता है, और विटामिन B1 को तो यहाँ पर दे नहीं रखा। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है थायमिन, वो यहाँ पर दिया है विकल्प डी में। इसलिए हमारा उत्तर होगा विटामिन के लिए विकल्प डी, जो कि है थायमिन। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखें। बंदर, शेर और चूहे के घर क्रमशः होते हैं, तो इनके घर क्रमशः किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए, बंदर, शेर और चूहा तीनों का क्रम से आपको उत्तर देखना है, क्योंकि यहाँ पर घर तीन तीन ही दे रखे हैं और विकल्प में थोड़ा सा उलट पुलट करके दिए हैं। जैसे पहले विकल्प में दिया है घोंसला, पेड़, गुफा। तो यहाँ पर घोंसला जो है वो किसी का नहीं है, पेड़ और गुफा हो सकते हैं, गुफा, बिल व पेड़। तीसरा दिया है यहाँ पर पेड़, गुफा, बिल, और गुफा, बिल, पेड़ एवं गुफा। तो देखिए, हम बात करें सबसे पहले बंदर की, तो बंदर कहाँ पर रहेगा? तो बंदर रहेगा पेड़ पर। शेर कहाँ रहेगा? गुफा में। और चूहा कहाँ रहेगा? बिल में। तो इस प्रकार से आपको उत्तर ढूंढना है। तो बंदर के लिए पेड़, शेर के लिए गुफा और चूहे के लिए बिल। तो इस प्रकार से विकल्प जो सी होगा ये इसमें हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। तो कोंकण रेल सीधे किसको जोड़ती है? मंगलोर और मुंबई को, कोच्चि और गोवा को, कोलम और कोझिकोड को, या फिर अलपुझा और मैंगलोर को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोंकण रेल जो है ये सीधे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है मुंबई और मैंगलोर को। तो विकल्प ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, मैंगलोर और मुंबई को। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर की शुरुआत की गई है या शुरू किया गया है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर बात करें ग्रीन रेल कॉरिडोर की, तो यहाँ पर ये किया गया है तमिलनाडु में, और डी विकल्प होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पर जो 2016 में इसकी शुरुआत की गई है, और 114 लंबी जो एक ग्रीन रेल कॉरिडोर की शुरुआत या प्रारंभ करने की घोषणा ये की गई थी जो रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, इनके द्वारा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लैक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर देखना है, लैक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाने जाने वाला स्थान नैनीताल, शिमला या फिर सिक्किम, माथेरन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लैक डिस्ट्रिक्ट के रूप से जाना जाने वाली जो जगह है वो है नैनीताल, और विकल्प ए जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा। देखिए, नैनीताल जिला जो है ना, यहाँ पर जगह जगह पर
झीलें जो हैं वो देखने को मिलती है, बहुत सारी झीलें यहाँ पर स्थित हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की जो झीलें हैं वो हिमानी के द्वारा भी निर्मित झीलें हैं। तो झीलों की संख्या यहाँ पर लगातार बनी रहती है और झीलों में लगभग पानी और आर्द्रता भी बनी रहती है। इसी कारण से इसे लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि झील वाला जिला के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, समुद्री शैवाल यहाँ पर किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। तो समुद्री शैवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण स्रोत होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह आयोडीन का प्रमुख स्रोत होगा और सी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि समुद्री शैवाल में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और आयोडीन की पूर्ति के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे देखें अगले प्रश्न को, तो लवण जो जल का अवशोषण करते हैं कहलाते हैं, तो ऐसे लवणों को हम क्या कहते हैं। तो लवण जो जल का अवशोषण करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्राइड्स या फिर हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। तो ये लवण जो होते हैं ये कहलाते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण और इनकी विशेषता होती है कि ये अपने आसपास जो भी जल हो कण होते हैं उनको आकर्षित कर लेते हैं, उनका अवशोषण कर लेते हैं। विकल्प ए इसके लिए सही होगा। आगे देखिए, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं और यह किसके कारण हो सकता है। तो यहाँ पर बात की जाए किसके कारण हो सकता है, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, सी है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, डी है वह कक्षा में प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो विज्ञान की शिक्षिका है निश्चित रूप से वो श्वसन प्रकरण को पढ़ाने के बाद भी यदि परीक्षा का आयोजन करती है और विद्यार्थी उसके बाद भी श्वसन और श्वसन के बीच सांस लेने के बीच में अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो शिक्षिका है उन्होंने प्रभावित तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं किया। तो यानी कि ठीक से वो स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए बच्चे उनको नहीं समझ पाए। तो विकल्प डी होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करें, रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो यहाँ पर बात करें यदि हम रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की जांच होती है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति या फिर रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे या फिर डी है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो देखिए जब हम मलेरिया की पहचान करते हैं तो निश्चित रूप से लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनमें मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम की पहचान की जाती है। विकल्प ए हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखें अगले प्रश्न को, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि। अब देखिए यहाँ पर साधारण पानी में नींबू डूब जाता है, नमकीन पानी में तैरता है, तो यहाँ पर कौन सा कारण है इसके लिए जिम्मेदार। तो नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है और बी है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। सी है यहाँ पर साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है और डी है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो देखिए यदि हम सीधी बात करें तो यहाँ पर बात की जाती है साधारण जो पानी होता है या हम कहें कि नमकीन पानी जो होता है, तो नमकीन पानी का घनत्व जो होगा वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होगा, यानी कि जिस पानी में नमक घुला हुआ रहेगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा बजाय साधारण पानी के। और साधारण पानी में नींबू डूब रहा है और ज़्यादा घनत्व वाले पानी में नींबू तैरेगा। तो विकल्प बी होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, शून्य घर्षण वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत कैसा होगा, आसान होगा, मुश्किल है, असंभव है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो शून्य घर्षण वाले बल या सतह पर यदि चलने की बात की जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पर हम चल नहीं सकते, वहाँ पर चलना असंभव होगा क्योंकि बिना घर्षण के चलना संभव नहीं होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, वे वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर वो देखी जा सकती हैं, तो उन्हें हम किसकी मदद से देख सकते हैं, एक्स किरण, गामा किरण, बीटा या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से। तो देखिए वे वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के द्वारा अदृश्यमान होती है उन्हें हम यूवी किरणों, अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों के माध्यम से देखी जा सकती हैं और डी विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान नामक किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर बिहार में। तो देखिए वर्ली जो है एक प्रकार की पारंपरिक कला का प्रकार है और वर्ली नामक स्थान जो है वो महाराष्ट्र
में स्थित है। यहाँ पर वर्ली जो है एक प्रकार की जनजाति जो है ये महाराष्ट्र में रहती है, जिसे वर्ली का नाम से भी जाना जाता है। चलिए, विकल्प ए इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? काफ़ी सरल सा प्रश्न है। गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हम देखें, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी समुद्र सीमा नहीं होगा, मतलब ये समुद्र के तट पर नहीं है, और बाकी अन्य राज्य जो है समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं, तो इनकी समुद्री सीमा होगी। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? तो देखिए, मिथिला लोक चित्रकला जो है उसको और भी कुछ नाम से जानते हैं, वारली, मांडना, मधुबनी या फिर अल्पना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो चित्रकला है इसे जाना जाता है मधुबनी के नाम से, और सी विकल्प होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर मधुबनी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, चांगपा जनजाति पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है? लद्दाख, मणिपुर, असम या फिर सिक्किम में? तो चांगपा जनजाति जो है ये पाई जाती है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। तो यहाँ पर विकल्प ए जो होगा ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर हम सबसे प्रभावित तरीके की बात कर रहे हैं, जिसमें है अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र अंकुरित करते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। डी है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उनके चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों के द्वारा निष्पादित करने के लिए कहना। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो इसमें बन जाएगा विकल्प डी, जहाँ पर है बीज बोने, अंकुरण के अनुसार विभिन्न चरणों के अनुसार अवलोकन करना, उनका चित्र बनाने और गतिविधि को निष्पादित करने के लिए कहना। चलिए विकल्प डी इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखें, पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, या फिर पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या फिर कहा जाए कि पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य की, तो निश्चित रूप से पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, और यहाँ पर होगा विकल्प ए इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशलों का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, और इसलिए देना चाहिए कि यहाँ पर हम बच्चों को जब विषय हमारा जो महत्व देना चाहिए, क्योंकि विषय के बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो सीधी सी बात यह है कि पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है वहाँ पर हम पर्यावरण अध्ययन के विषय से बच्चों के अनुभवों को जब जोड़ते हैं तो उसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर होगा विकल्प डी इसमें सही उत्तर। आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत यहाँ पर हमें पहचानना है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, और डी है गृह कार्य पूर्ण करना। तो देखिए यहाँ पर यदि बात की जाए तो यदि अभिप्रेरित शिक्षण की यदि हम बात कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर होगा बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना। विकल्प बी इसमें सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।